हेलो स्टूडेंट। तो एज़ वी नो अप्रॉक्सीमेटली एक महीना बचा हुआ है हमारे CUET 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चे काफ़ी क्यूरियस हैं कि कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, और इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एक्चुअल पेपर की 2023 की, और साथ में 2022 की बात करेंगे, और वहाँ से कंक्लूड करेंगे कि किन टॉपिक्स का वेटेज CUET में ज़्यादा रहता है और किस पैटर्न के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया है। लाइक जैसे तुम लोगों को पता होगा असर्शन रीज़न के भी क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं उनके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं। और ये सारे ही क्वेश्चंस हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, जिसमें मैच द कॉलम के भी क्वेश्चंस हैं, रीज़न असर्शन के भी क्वेश्चंस हैं, CUET इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे INPS के, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये PDF भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, जहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाया हुआ है ये। और इससे हम लोग पूरा ढंग से देखेंगे कि किन टॉपिक्स का क्या वेटेज रहा प्रीवियस ईयर्स में, क्योंकि CUET बहुत नया एग्ज़ाम है और बहुत बड़ा, मतलब ओल्ड हिस्ट्री नहीं रही है, 2-3 साल का ही एग्ज़ाम हुआ है। तो इस वजह से कंप्लीट एनालिसिस तुम्हें कहीं और नहीं मिल पाती है। तो स्टार्ट करते हैं CUET 2023 के एनालिसिस से। और जैसा कि तुम्हें पता है कि इस बार इंग्लिश और GK एक्सक्लूड हो गया है पेपर से, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस एक्सक्लूड हो गए हैं। 75 क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे, और लास्ट ईयर 100 क्वेश्चंस थे, और 100 क्वेश्चंस में मैथ्स के जो टोटल क्वेश्चंस आए थे वो 53 थे। अगर क्वांट भी अगर इसमें मिला लें हम, जिसमें मिसिंग सीरीज़ वगैरह क्वेश्चंस थे, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 65 क्वेश्चंस मैथ्स के आए थे। मैथ्स जो प्योर मैथ्स है इंक्लूडिंग क्वांट में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सीरीज़ वाले क्वेश्चंस, तो 65 क्वेश्चंस मैथ्स के आए थे, जो कि अपने आप में 65% हो गया। लेकिन अगर सिर्फ प्योर मैथ्स की बात करी जाए तो 53 क्वेश्चंस मैथ्स के रहे हैं आउट ऑफ 100, जिसमें कि तुम्हारा कई सारे सब्जेक्ट्स थे। रीजनिंग और GK मिला के 25 क्वेश्चन वो तो एक्सक्लूड ही हो गए। मैथ्स है, रीजनिंग है एंड कंप्यूटर्स है। और रीजनिंग ध्यान रखना, CUET की रीजनिंग जो पिछले 2 सालों से आ रही है, काफ़ी आसान रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग, क्वांट वगैरह। तो इस बार 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो जो एक्सपेक्टेड है प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग, तो 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली मैथ्स के एक्सपेक्टेड है। और मैथ्स का लेवल, अगर हम लेवल की बात करें तो मैथ्स का जो लेवल है बहुत पिछले 2 सालों में जो पेपर के एनालिसिस करके पता चला है बहुत हाई नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ईयर बाय ईयर इसका लेवल हाई होगा। तो जो पिछले साल के एनालिसिस से निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी 53 क्वेश्चंस आए थे, ऑलमोस्ट सारे एवरेज लेवल थे या बिलो एवरेज लेवल थे। 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाए। उसमें से एक था परमिटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, या इवन बोल सकते हैं 2 क्वेश्चन थे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के, और एक वेक्टर का था। बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक थे, लेकिन हाँ, एक डेफिनेट इंटीग्रल का भी क्वेश्चन आया था जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। एट द एग्जामिनेशन टाइम उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल था। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हो 53 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस थे जो कि डिफ़िकल्ट थे, जो बच्चे नहीं कर पाए। बाकी अगर क्वेश्चन देखे जाएं 48 क्वेश्चंस, या इसको जनरलाइज कर लो 45 क्वेश्चंस एवरेज आए थे या बिलो एवरेज थे। एवरेज बोलना ही सही रहेगा बिकॉज वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो 45 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली एवरेज थे, और बाकी 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। और जैसा कि कट ऑफ तुम्हें पता होगा 400 मार्क्स का पेपर था, तो लास्ट ईयर 210 जनरल में जस्ट हाफ समझ लो आराम से DU मिल गया था। और उसके पीछे का रीज़न ये भी था कि लास्ट ईयर निमसेट एग्ज़ाम के बाद CUET हुआ था, तो इस वजह से कट ऑफ लो हो गया था। लेकिन इस बार ये भी इंक्रीज़ होगा, तो 300 ये मार्क्स है, क्वेश्चंस नहीं है। इस बार 300 मार्क्स में एटलीस्ट तुम्हें टारगेट करना होगा। अगर DU टारगेट कर रहे हो तो आउट ऑफ 300 200 मार्क्स के आसपास तुम DU
टारगेट कर सकते हो, या JNU BHU चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली 160 170 अबव ही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। यहां पे देख रहे हो कंप्लीट टेबल बनी हुई है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। इससे समझना तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा डिटेल में। तो पहली चीज तो वेक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, बट वेक्टर अब हमारे सिलेबस से एलिमिनेट हो गया है, तो उसका परसेंटेज बाकी टॉपिक्स में चला जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री भी एलिमिनेट हो गई है, जैसे 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके बाद अगर देख रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। एंड लास्ट में एक है हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी एलिमिनेट हो गया है। तो टोटल अगर देख रहे हो क्वेश्चन तो 9 4 13 और 2 क्वेश्चन तुम्हारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से थे, 13 14 15 16 क्वेश्चन तो यही एलिमिनेट हो गए। तो वेक्टर्स पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है सिलेबस से, ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से एलिमिनेट कर दी है। तो अदरवाइज वेक्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, अब चूंकि एलिमिनेट कर दिया है तो इसका जो परसेंटेज है बाकी चैप्टर्स में जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट नंबर पे किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस पूछे गए। तो ऑब्वियसली अगर इधर से क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं तो क्वाड्रेटिक में बढ़ सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़नी होगी तुम्हें। देन देख रहे हो परमिटेशन कॉम्बिनेशन से 4 क्वेश्चन हैं। परमिटेशन कॉम्बिनेशन से जो 4 क्वेश्चन आए थे उसमें एक तो काफ़ी डिफिकल्ट था, मल्टीनोमियल थ्योरम का था। यूजुअली MCA के लिए जो लोग पढ़ते हैं वो मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ के जाते हैं, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल थे। क्वाड्रेटिक के भी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से 4 क्वेश्चन आए थे। तो आई होप समझ रहे होगे अब कौन कौन से टॉपिक्स पे तुम्हें खास फोकस करना है। क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ के जाओ, परमिटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से 4 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जैसे चैप्टर से पूछना। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकला वो प्रोग्रेशन। तो क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ना है, अलजेब्रा में प्रोग्रेशन अच्छे से पढ़ना है। और कैलकुलस में देख रहे हो तो कैलकुलस में क्या है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पहले पढ़ लो, उसके लिए लिमिट्स आना ज़रूरी है। देन इसके बाद देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स। तो एक्सपेक्टेड है इस बार स्टैटिस्टिक्स से 4 या 5 क्वेश्चंस आ जाएं, तो 4-5 क्वेश्चंस अच्छा वेटेज है। तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें सिलेबस में तुम्हारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेकाइल, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाओ स्टैटिस्टिक्स। देन प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी का वेटेज बढ़ेगा, हो सकता है 4 क्वेश्चंस तक भी प्रोबेबिलिटी से पूछ ले। इसके बाद अब नेक्स्ट वेटेज तुम अगर देखोगे तो इसके बाद का वेटेज तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी डे बाय डे वेटेज बढ़ता जा रहा है। अगर देखें तो पॉइंट से 2 क्वेश्चन, सर्कल से 2 क्वेश्चन, पैराबोला से 2 क्वेश्चन, एलिप्स से 1 और स्ट्रेट लाइन से 1। तो टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं 2D से। 8 क्वेश्चंस हैं 2D से। तो 8 क्वेश्चन अगर 2D से हैं तो तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अच्छे से पढ़ के जाना होगा। तो समझ रहे हो अलजेब्रा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन। कैलकुलस में अभी तक जो निकल के आया है वो निकल के आया है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 क्वेश्चन, अच्छा वेटेज है, सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। इवन इसमें हमने एक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी आया था, मैच द कॉलम का क्वेश्चन था वो। मैच द कॉलम में सर्कल भी था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी था एंड पैराबोला भी था। तो वो एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना होगा। टैंजेंट नॉर्मल तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाता है, जिससे 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सेट थ्योरी देख रहे हो, एक क्वेश्चन है। सेट थ्योरी निमसेट वगैरह निमसेट के लिए प्रिपेयर करी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग बेसिक सेट थ्योरी पढ़ सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रल से 2 क्वेश्चंस थे। तो ध्यान से देखो कैलकुलस में क्या निकल रहा है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट पढ़ने के लिए इनडेफिनेट पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, एंड लिमिट्स। फंक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट के साथ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, टैंजेंट नॉर्मल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने के लिए तुम्हें इंडेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए। तो ये 4 से 5 चैप्टर्स कैलकुलस के इंपॉर्टेंट है। और
यहाँ पे अगर हम देखें कोऑर्डिनेट में तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ आया ही है। पॉइंट से 2 क्वेश्चंस आए थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन था, वो चूंकि मैच द कॉलम में था इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है। सर्कल से 2 क्वेश्चन हैं, पैराबोला से 2 क्वेश्चंस हैं, एंड एलिप्स से 1 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देख रहे हो टेंजेंट, नॉर्मल और सेट थ्योरी की बात हुई गई है। लॉग से 1 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, ठीक है। मैट्रिसेस से 1 क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एलिमिनेट हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री एलिमिनेट हो गई तो हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी फिलहाल रोक सकते हो निमसेट सीयूईटी एग्जाम तक। सीयूईटी होने के बाद निमसेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। तो आई होप ये बात समझ गए होगे। सबसे पहले स्टार्ट करो, और स्टार्टिंग अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, ऑलरेडी कर चुके हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टार्टिंग कर रहे हो मैथ्स की तो स्टार्टिंग मैथ्स की अलजेब्रा से ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करो फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट करो। सेकेंड नंबर पे तुम पढ़ो प्रोग्रेशन। थर्ड नंबर पे तुम्हें पढ़ना चाहिए परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये अलजेब्रा हो जाएगी। देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ सकते हो। हार्डली इसमें 1 वीक लगा सकते हो। 1 वीक में तुम ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और 1 वीक में प्रोबेबिलिटी और परमिटेशन कंप्लीट करो, ये भी एक इन डेप्थ चैप्टर है, टाइम लगता है। इसके बाद अलॉन्ग विथ कोऑर्डिनेट में भी तुम्हारा करीब करीब 1 वीक लग ही जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद तुम्हें 1 वीक में करीब करीब, आज अगर 16 फेब है तो मान के चलो इसी डेट के आसपास 16 मार्च या उससे पहले भी तुम्हारा एग्ज़ाम हो सकता है सीयूईटी का। तो 1 वीक तुम्हें पूरे कैलकुलस को देना होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो देख सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी करा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है। तो आई होप इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन एंड क्वाड्रेटिक, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, अगर ये कंप्लीट कर लिया है तो फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसका भी अच्छा वेटेज होने वाला है इस बार। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड फाइनली तुम कैलकुलस करके ये चीज़ वाइंड अप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो डाउट था तुम लोगों का वो इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज थे मैच द कॉलम और असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस को लेकर के, तो इसके लिए ऑलरेडी एक मैच द कॉलम का अलग वीडियो बना रखा है हमने, असर्शन रीज़न का अलग वीडियो बना रखा है, किस तरह से इसके क्वेश्चंस करे जाते हैं, क्या एग्जैक्ट तरीका है इसको करने का, तो वो वीडियो प्रीवियस वीडियो में जाकर के चैनल पे देख सकते हो। तो क्या पैटर्न रहा है 2023 का, तो मैच द कॉलम के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें सब कुछ मिक्स था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी था, सर्कल के 2 पार्ट थे जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस करा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। एक पैराबोला का पार्ट था। तो मैच द कॉलम में बेसिकली 4 स्टेटमेंट होते हैं और यहाँ पे उसको 4 आंसर से मैच कराना होता है, जिसकी बातें हम लोग डिटेल में पहले कर चुके हैं। मैच द कॉलम का एक अलग वीडियो बना रखा है हमने। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला करके क्वेश्चन था मैच द कॉलम का, ठीक है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का बड़ा आसान क्वेश्चन था, सिर्फ डेफिनेशन थी, बेस थ्योरम का फॉर्मूला था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था। अगर याद है तो सीधा सीधा फ्री के नंबर मिल जाते। परमिटेशन कॉम्बिनेशन में भी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे, लिमिट पे अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा स्टैंडर्ड था, अबव एवरेज क्वेश्चन था। ज़्यादातर जो फॉर्म थे वो लेबनीज फॉर्मूले पे बेस्ड थे या 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मूले पे बेस्ड थे। तो एक लिमिट का क्वेश्चन था, और वेक्टर चूँकि एलिमिनेट हो गया है तो इसको रिप्लेस करने वाला कोई और टॉपिक आ जाएगा, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो ही रहे हैं, लेकिन ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा तुम्हें कि अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस तो मान के चल सकते हो मैथ्स से आने वाले हैं, और मैथ्स ही तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा।
तो जैसे कि मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन देख रहे हो, पहला क्वेश्चन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, दूसरा सर्कल का है, फिर तीसरा सर्कल का है, चौथा पार्ट जो है वो पैराबोला का है। देन यहां पे देख रहे हो प्रोबेबिलिटी का मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। बेस थ्योरम तुम्हें सीधा पता होना चाहिए, फॉर्मूला ये होता है बेस थ्योरम का। एडिशन थ्योरम का सीधा सीधा ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तुम्हारी आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली ये था। तो अगर जिसको फॉर्मूला याद है फटाफट कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कई सारे क्वेश्चन, 50% पेपर आसान था, 10% पेपर डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट पे जाना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और डिफिकल्ट से अवेयर भी रहना है। तुम्हें 100 में से 100 बिल्कुल नहीं करके आना है पेपर। जैसा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा तुमने, 210 मार्क्स में जनरल में DU मिल गया। तो इस बार कट ऑफ अगर बढ़ता भी है तो आउट ऑफ 300 मान के चलो, 200 अगर टारगेट करते हो तो काफ़ी है। 210 220 तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 60-70 मार्क्स तो हमें छोड़ने ही हैं। तो बेटर रहेगा कि उसको अपने चॉइस से हम छोड़ें, गलत करके ना छोड़ें, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गया। देन ये एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन पता होता है लोगों को, n(-3) डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हम सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आसान था। तो अननेसेसरी फोबिया मत बनाओ एग्ज़ाम का। बहुत सारे क्वेश्चन आसान आते हैं, अगर प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हो तो ईजिली तुम compete कर सकते हो बाकी लोगों से। हाँ, लिमिट का क्वेश्चन अबव एवरेज बोल सकते हैं थोड़ा सा, या एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म था, यहाँ लेबनीज फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, यहाँ एल हॉपिटल रूल लगेगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं मैच द कॉलम में। वेक्टर का भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है। अगर तुम लोगों ने निमसेट के लिए पढ़ा है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट वेक्टर चूंकि एलिमिनेट हो गया है तो उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग। देन अब देखो, असर्शन रीजन से 8 क्वेश्चन थे। काफ़ी बच्चे असर्शन रीजन से डरते हैं, तो उसका बहुत प्रॉपर वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। प्रीवियस वीडियो में जाके सर्च करो, तुम्हें इसका वीडियो मिल जाएगा और तुम्हारे पूरे कंसेप्ट असर्शन रीजन से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। वो फोबिया नहीं रहेगा तुम्हारे दिमाग में कि असर्शन रीजन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं। बहुत आसान है, बस एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है कि कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं। तो उस वीडियो में कई सारे क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखाए हैं और बहुत ईजी है। और जिस तरह क्वेश्चन CUET में पूछे जाते हैं असर्शन रीजन के, वो रिलेटिवली और ईजी होते हैं। अदरवाइज असर्शन रीजन को बहुत डिफ़िकल्ट भी बनाया जा सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट करके। तो वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना। तो असर्शन रीजन से 8 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा पॉइंट का था, एक प्रोबेबिलिटी का था, एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन का था, एक कॉन्टिन्यूटी का था, एक वेक्टर का था, एक प्रोग्रेशन का, एक डेफिनेट इंटीग्रल का एंड एक सर्कल का। तो देख रहे हो, इसमें भी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आ रहा है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है, वेक्टर तो रिमूव ही कर दो, डेफिनेट इंटीग्रल और कोऑर्डिनेट का इसमें भी वेटेज ठीक ठाक है। तो कोऑर्डिनेट ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज़रूर पढ़ के जाना CUET में। और प्रोग्रेशन आ गया एंड प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इसमें भी इंक्लूड हो गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का पैटर्न बन सकता है 2024 में। तो 8 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं असर्शन रीजन। तो ये पहला क्वेश्चन प्रोग्रेशन से था, कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ एवरेज क्वेश्चन था। डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे, अगर प्रॉपरली तुमने प्रोग्रेशन पढ़ा है तो हम आराम से कर सकते हैं। और ख़ास बात है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं बनाए गए। बहुत प्रॉपरली सोच समझ के बनाए जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करा जा सकता है। सीधा सीधा इन्होंने क्वेश्चंस बना दिए जहाँ पे क्लियरली तुम्हें दिख जाता है, जैसे कि मेन प्रॉब्लम बस यही होती है कि R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A और नॉट, R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं CUET में बड़े क्लियर कट हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी जैसा हमने बोला, यहाँ सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन प्रोग्रेशन का था, AM GM और नीचे GP रीजन में दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, ये भी बहुत सिंपल था, कॉन्टिन्यूटी का। tan स्क्वायर x पता ही होता है π/2 पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो ये गलत हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो ए गलत आर सही, सीधा सीधा आंसर तुम्हें ए टिक करना था। ठीक है, तो जिन लोगों ने कॉन्टिन्यूटी और फंक्शन ग्राफ वगैरह पढ़ा है तो बात समझ रहे होंगे। tan x पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस होता है तो tan स्क्वायर एक्स भी पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस होगा। एक्स स्क्वायर ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जो अगर तुमने सिंसियरली पढ़ाई करी है तो देख के ही इजीली टिक कर सकते हो। यही बड़ा आसान क्वेश्चन था, इंटीग्रल करना था, रीज़न पूछा गया ये ऑड है और ये ऑड नहीं है, और रीज़न असर्शन में दोनों में से अगर एक गलत हो गया तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। ये सही था, ये गलत था, तो प्रॉब्लम ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। प्रॉब्लम बस ये आती है जब दोनों सही होते हैं। दोनों सही होते हैं तो स्टूडेंट ये बात जज नहीं कर पाता है कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और नॉट। तो इसके लिए जैसा हमने बताया कि प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड करा जा चुका है, उसको ज़रूर देख लो, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा रीज़न असर्शन को लेकर के, फिर डरोगे नहीं तुम इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है परमिटेशन कॉम्बिनेशन का कि m पैरेलल लाइंस हैं, n पैरेलल लाइंस हैं, तो कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेंगे mc2 इंटू nc2। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। जिन लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा है परमिटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उन्होंने। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन अ चेस बोर्ड बताना है, तो चेस बोर्ड में 9 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और 9 वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो 9c2 इंटू 9c2 सीधा सीधा फॉर्मूला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था रीजन असर्शन में? ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का था। ये भी आसान क्वेश्चन था, रीजन और असर्शन का कोई आपस में मैच नहीं था। रीजन में इन्होंने सिंपल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, देख रहे होगे, और उसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, और बाय द वे दोनों सही थे। तो ए एंड आर बोथ आर राइट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बाय द वे इस समय एजेंडा हमारा कंसेप्ट डिस्कस करने का नहीं है, बस एक प्रॉब्लम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह का डिफिकल्टी लेवल था। ये भी एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्कल की ज्योमेट्री का। बेसिकली सर्कल की ज्योमेट्री में होता यह है कि सर्कल पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो कॉर्ड पे, तो उसके मिड पॉइंट पे मीट करता है। तो दिस इज द कंसेप्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसको भी तुम इजी बोल सकते हो। जिन लोगों ने भी अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री पढ़ी है उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो वेक्टर का। वेक्टर के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ईजीएस्ट क्वेश्चन था वेक्टर का। अगेन ये पॉइंट का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या a कॉमा b कॉमा a के बराबर नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम बिल्कुल ओरली कर सकते थे, पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। a और b अगर बराबर नहीं है तो a कॉमा b कॉमा a के बराबर नहीं होगा। 4 कॉमा -3, 4 कॉमा -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, बिल्कुल सही। 4 कॉमा -3, 4 x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बड़ा आसान सा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। a कॉमा b कॉमा a के बराबर नहीं होता है, बिल्कुल बात सही है। इसका रीज़न ये थोड़ी ना है कि 4 कॉमा -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो देख रहे हो, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अननेसरी डरो नहीं, बस जितना टाइम बचा हुआ है उसमें तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर चूंकि ऑफिशियली ये मल्टीपल आंसर करेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इस वजह से मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे वो करीब 6 क्वेश्चंस थे, जहाँ पे 2 या 3 या कई बार 4 स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। ठीक है, तो कुछ नया नहीं होता है, बस मॉक वगैरह के थ्रू अगर इसकी प्रैक्टिस है तो ईजिली हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें क्वाड्रेटिक से पूछा गया है, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आया है, एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन, अच्छा वेटेज है परमिटेशन कॉम्बिनेशन का। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से एक आया है तो उसको हम हटा ही दें। ठीक है, वेक्टर से एक क्वेश्चन आया है, इसको भी हटा दो। सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन आया है, तो सेट भी इधर में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है एज अ चैप्टर। हर जगह 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन सेट से आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स की भी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है पेपर में, तो इस बात को शायद समझ रहे होगे। तो 6 क्वेश्चन थे जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। अब वो कौन से क्वेश्चंस थे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक का था,
एवरेज क्वेश्चन ही बोल सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज क्वेश्चन था, जैसे दो स्टेटमेंट दे दिए और पूछा कौन सा, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू है फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। आई होप ये टाइप समझ रहे होगे। तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। एंड देन ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। अगर मैट्रिक्स की थ्योरी तुम्हें अच्छे से क्लियर है तो बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे पहला क्या है, ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो आई होप इतना सबने पढ़ा होगा कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, तो ये गलत है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, तो वो इन्वर्टेबल नहीं हो सकती। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। ये सही है, सी सही है। फिलहाल सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसा नहीं कि हर जगह तुम्हें पेन ही चलाना पड़ेगा, अच्छी स्पीड के साथ पेपर करा जा सकता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया। देन अब देख रहे हो ये क्वेश्चन अगेन परमिटेशन कॉम्बिनेशन का है, तो देख रहे होगे सीयूईटी में परमिटेशन कॉम्बिनेशन का प्रीवियस ईयर में वेटेज ज़्यादा था एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी। तो क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, देन कोऑर्डिनेट, देन कैलकुलस, इस तरह का पैटर्न रख सकते हो इसके लिए। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, एवरेज क्वेश्चन था परमिटेशन कॉम्बिनेशन का। वही दो स्टेटमेंट दे दिए थे, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का था। आई होप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें टिल सीयूईटी एग्ज़ाम, निमसेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए तुम्हें ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। देन सेट थ्योरी से ये क्वेश्चन था, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसको हम अबव एवरेज बोलेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो याद होने चाहिए, या फिर प्रूफ करने में हर एक को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सेट थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन आया था, बट ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। तो 4 स्टेटमेंट हैं, वही बताना है कि कौन कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो ये सेट थ्योरी क्वेश्चन हो गया मल्टीपल स्टेटमेंट में, ठीक है। देन अगेन फिर से ये वेक्टर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ऑब्वियसली वेक्टर नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और टाइप वही है क्वेश्चन का, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। तो ये क्राइटेरिया हो गया तुम्हारा पेपर का। तो आई होप स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है 2024 सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट कर लो, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करो, क्वाड्रेटिक के साथ लॉग भी कर लेना, क्योंकि लॉग का भी एक क्वेश्चन आया है, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट में, नॉर्मल क्वेश्चन था। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखेंगे तो रीज़न असर्शन, और जैसे मैच द कॉलम में देखा 6 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में देखा 6 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन तुम्हारे रीज़न असर्शन से थे, तो 20 क्वेश्चन ये हो गए। बाकी जो 33 क्वेश्चंस थे वो ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट, जो कि तुम लोग प्रैक्टिस करते ही रहते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले थे। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी कि अलजेब्रा, देन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा के साथ सेट थ्योरी अगर पढ़ चुके हो तो एक बार फटाफट उसको भी रिवाइज कर सकते हो, देन कैलकुलस। तो आई होप हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे कंफ्यूज थे उनका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से मैथ्स प्रिपेयर करनी है। तो आगे इसी तरह से हम लोग रीजनिंग और कंप्यूटर की भी एनालिसिस करेंगे फर्दर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।